सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारे पास रिएक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है। अच्छा जी, जो रिएक्ट है हमारे पास ये फेसबुक वालों ने डेवलप की थी, ठीक है? ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई है। इसके जिसका जो बेस है वो जावास्क्रिप्ट है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रिएक्ट का गोल था, वो था कि आपका जो वेबसाइट है उसको सिम्प्लीफाई करना, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। जो भी आपकी वेबसाइट होती है हमारे पास उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम इनको आगे जाके डीबग भी करेंगे कि हमारे पास किस-किस तरह के कंपोनेंट अवेलेबल हैं। ठीक है? तो जिसका प्राइमरी गोल था कि वो आपका जो यूआई है उसको कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करे। ओके, उसके बाद आगे आ जाते हैं तो ये हमारे पास ईज़ी टू डेवलप है। आप अभी देखिएगा कि हम जब इसमें कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आप सिर्फ़ आपने फंक्शन डिफाइन करते जाना है और वो आपके कंपोनेंट्स बनते जाएँगे। इतना आसान है कंपोनेंट डिज़ाइन करना। उसके अलावा हमारे पास ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं जिनके अंदर रीलोडिंग नहीं होती। हमारे पास आपको जब आप जैसे फ़ेसबुक यूज़ करते हो, तो जब आप नेविगेट करते हैं, तो कोई रीलोड वगैरह चीज़ नहीं होती। जब आपने किसी के चैट बॉक्स ओपन किया, तो वहाँ पर उसी पेज पे रहते हुए वो चैट बॉक्स ओपन हो जाता है। आपने किसी की पोस्ट लाइक की है, तो वो उसी जगह पर लाइक हुई, आपका पेज रीलोड नहीं हुआ। और ये लास्ट पे एक नर्डी सी थिंग है कि जो रिएक्ट है, वो इतनी फ़ास्ट क्यों है? उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास मेमोरी के अंदर एक वर्चुअल डोम बनाती है। जो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि ये सिर्फ़ वही चेंज करती है जिसको चेंज होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो वेरी गुड, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो जब हम कोडिंग वाली साइड पर जाएँगे तो आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, अब आगे आते हैं, हमने रिएक्ट को चूज़ क्यों किया? रिएक्ट को चूज़ करने की वजह बहुत सिंपल थी। अगर आप अभी गूगल पे सर्च कर लो कि इस वक़्त सबसे ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क कौन-सा था लास्ट ईयर के अंदर, अभी तो इस साल का सर्वे आएगा नेक्स्ट ईयर में। तो जो लास्ट ईयर में जिस फ्रेमवर्क ने टॉप किया है, तो वो हमारे पास रिएक्ट जेएस है। हमारे पास और भी मुख्तलिफ फ्रेमवर्क हैं जावास्क्रिप्ट के, तो लेकिन रिएक्ट सबसे टॉप पर है। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर हमारे पास बहुत यूज़र फ्रेंडली है। इसके अंदर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जबकि एंगुलर की बात करें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद व्यू है, वो भी थोड़ा-सा ज़्यादा सिंपलर है। इसके अलावा एम्बर है, काफ़ी फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के। लेकिन जो सबसे ईज़ी, लाइटवेट और एफिशिएंट है, वो है रिएक्ट जेएस, रिएक्ट डॉट जेएस। ठीक है। अब आते हैं कि हम अगर रिएक्ट डेवलपर बन जाते हैं, तो हम कितनी सैलरी की बात कर रहे हैं, आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ निकाले हुए स्टैट्स। तो आप अगर देखो तो हमारे पास रिएक्ट की जो सैलरी बनती है, वो पर एनम के हिसाब से 7 लाख है, और अगर आप इसको पर मंथ करो तो ये 60,000 पर मंथ बनती है। लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो अच्छे है, आपके पास सर्टिफ़िकेशंस हैं, आपके पास अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, तो आप यकीन करें कि 60,000 से लेके आपको 80,000 तक एज़ अ फ्रेशर आपको लोग हायर करेंगे। मैं आपके साथ कोई किडिंग नहीं कर रहा, ये वाक़ई मैंने इंडस्ट्री में होते हुए देखा है। लोगों की स्टार्टिंग सैलरी 80-85 देखी है, जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो था। तो जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हम अपने बच्चों को एम्पावर करें, उनका पोर्टफोलियो बनाएँ। वो सिर्फ़ अपने हाथ में डिग्री और एक अपनी सीवी लेके ना जाएँ, उनके पास रियल लाइफ़ प्रोजेक्ट्स हों जो मार्केट के अंदर माने जाते हैं, जाने जाते हैं। जैसे अभी सर हसनैन ने बात की फेसबुक की, तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर इंस्टा क्लोन बनाना है, हमने मैसेंजर क्लोन बनाने हैं। तो हम वो प्रोजेक्ट्स बनाएँगे जिनकी मार्केट में वाक़ई डिमांड है। हम कोई जैसे कोई हल्के वाले प्रोजेक्ट जैसे कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन हो गई, इस तरह के नहीं बनाएँगे। हम कोशिश करेंगे कि रियल लाइफ़ प्रोजेक्ट्स बनाएँ। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं साथ-साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बता दें, हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। अच्छा, तो मैंने आपसे स्टार्ट में बात की थी कंपोनेंट्स की, कि हमारे पास जो रिएक्ट का मेन गोल है, वो है कि हमने इसके अंदर कंपोनेंट डिज़ाइन करने होते हैं। तो आप एक सिंपल वेबसाइट अपने दिमाग में लेके आएँ, फेसबुक लेके आनी है, यूट्यूब लेके आनी है, अपने इंस्टा लेके आना है, उसको दिमाग में ले आएँ। अब आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले हर वेबसाइट के अंदर एक हेडर होता है। अगर मैं फेसबुक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो फेसबुक का हेडर क्या होगा? फेसबुक का लोगो, सर्च बार, नोटिफ़िकेशन, मैसेजेस, लॉगिन, लॉगआउट के जो हमारे पास बटन्स हैं, ये उसका हेडर है। अब अगर आप साइड पे आओ, तो आपके पास जो साइड बार है, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपके डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे होते हैं, आपकी न्यूज़ फीड वगैरह ये चीज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद दरमियान में आता है आपका मेन कंटेंट, आपकी जो जो फीड होती है, आपकी जो पोस्ट होती हैं, जो वीडियोज़ होती हैं, जो हमारे पास जो चीज़ें जो हमारे पास लोगों की जो डिफरेंट पोस्ट शो हो रही होती हैं। उसके अलावा अब उन्होंने स्टोरीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं फेसबुक ने, तो वो हमारे पास आती है मेन कंटेंट में, सेंटर में, और फिर साइड के ऊपर आपके चैट्स के कौन-कौन लोग इस वक़्त ऑनलाइन है, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। कभी-कभी आपको वहाँ पर ऐड नज़र आते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास अगर देखो तो ये हमने फेसबुक को डीबग किया है। फेसबुक के हमने इस वक़्त 4 कंपोनेंट डिज़ाइन किए हैं, लेकिन अगर आप इसको इन डेप्थ जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स मिलेंगे।
यहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कंपोनेंट्स के बारे में आपको एम्फसाइज़ कर दिया कि वो क्या चीज़ें होती हैं। अब आप देखो एक वेबसाइट को हमने यहाँ पे तकरीबन 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इनको कंपोनेंट्स बनाने का मकसद क्या है? कंपोनेंट्स बनाने का मकसद ये होता है कि ये रीयूजेबल होते हैं, ये टेस्टेबल होते हैं, ये मेंटेनेबल होते हैं। रीयूजेबल का मतलब क्या है? आपने एक कंपोनेंट डिज़ाइन कर लिया, अब आप उसको मल्टीपल जगह पे सिर्फ़ इंजेक्ट करेंगे और उसका आपका काम हो जाएगा। अब मेंटेनेबल का मतलब क्या है? अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो अगर आपके पास मल्टीपल जगह पर रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं, तो आपने एक जगह चेंज किया तो आपको हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कंपोनेंट वाइज़ डिज़ाइन है, तो आपने एक जगह चेंज किया, जहाँ-जहाँ पर वो यूज़ हो रहा था, वहाँ-वहाँ पर चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आखिरी तक टेस्टेबल, तो हम जब टेस्टिंग करते हैं, ये ज़रा थोड़ा इन डेप्थ टॉपिक है। जो टेस्टिंग है वो भी हम करते हैं मॉड्यूलर लेवल की, जितनी चीज़ मॉड्यूलर होती है उतनी उसकी टेस्टिंग आसान होती है। अब आते हैं कि हमने इसके अंदर जो टूल्स यूज़ करने हैं वो कौन-कौन से हैं। तो आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। एक नोड.जेएस चाहिए और एक आपको वीएस कोड, या अगर आपके पास एटम, सबलाइम कुछ भी है तो वो भी चल। नोड.जेएस के लिए मैं आपको बता दूँ, हम जाएँगे नोड.जेएस के ऊपर, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, node.js.org। जब आप यहाँ पर आएँगे, आपने ये वाला एलटीएस डाउनलोड करके सिंपली डाउनलोड करना है, इंस्टॉल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाएँगे, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है हमारे पास वीएस कोड, कोड.विजुअल स्टूडियो आपने लिखना है यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएँगे। तो आपने यहाँ पे सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, इंस्टॉल इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाएँगे, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सिर्फ़ आपको ये 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं कि हम अपनी इस वर्कशॉप में क्या बनाएँगे, जिसके लिए आप आए हैं। हमने इसको 2 दिन पे डिवाइड किया, तो इसका मतलब है कि कोई अच्छी चीज़ बनाने जा रहे हैं। अगर हमने कोई छोटी-मोटी चीज़ होती तो हम आपको एक ही वर्कशॉप में करवा के यहाँ से फारिग कर देते। लेकिन हमने इसको ज़रा इन डेप्थ लेके आना ताकि आपको कुछ यहाँ से गेन मिले, आप यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। तो उसके लिए हम आते हैं, ये बेसिक यूआई है जो हमने डिज़ाइन किया है। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर एक टू डू ऐप बनानी है। बहुत ये निटी-ग्रिटी चीज़ है। किसी भी आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना हो तो हम टू डू ऐप से शुरू करते हैं। तो टू डू ऐप के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है। वो क्या है कि आपका डेली ग्लास वाटर काउंटर, कि आपने कितने ग्लास पानी पिया रोज़। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने लिखा हुआ है, एक के ऊपर काउंटर है, टुडे आई विल ड्रिंक 5 ग्लास ऑफ वाटर। आगे हमारे पास एक प्रोग्रेस बार है कि आपके कितने ग्लास रिमेनिंग रह गए हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास जो हमारा टू डू ऐप है, आपके यहाँ पे इनपुट है, आगे बटन है और नीचे सारी आइटम्स आ रही हैं कि जो आप लोगों ने आज के दिन में करनी है। साथ में चेक बॉक्स है, आप चेक करते जाएँगे कि मैंने आज ये काम कर लिया है। तो अब हम इसको ज़रा डीबग करते हैं कि हमारे पास इसमें से कितने कंपोनेंट्स निकल सकते हैं। आप लोग वैसे मुझे चैट के अंदर बताएँ कि आपको इसमें कितने कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं? ठीक है, आप लोगों ने 3 का है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो तो हमारे पास एक हेडर कंपोनेंट है, ठीक है? ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास आता है काउंटर का कंपोनेंट। काउंटर का कंपोनेंट हमारे पास वही जो आपके डेली ग्लास काउंट करेगा कि आपने कितने ग्लास पानी पी लिया है। उसके बाद अगर आप नीचे आओ, तो आपका टू डू का कंपोनेंट, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक गेस किया है कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर करो, तो हम कंपोनेंट्स, हमारा मकसद क्या था? मॉड्यूलर बनाना। तो अगर आप देखो यहाँ पर जो टू डू का कंपोनेंट है, ये ज़रा ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम इसको थोड़ा-सा और मॉड्यूलर नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सिंपल नहीं कर सकते। तो अगर आप देखो तो हम सबसे पहले एक ये कंपोनेंट बना सकते हैं इनपुट टू डू का, जिसमें सिर्फ़ इनपुट हो रही है। अगर आप आगे आओ, तो हम यहाँ पर एक लिस्ट का कंपोनेंट है, ये हमारे पास जो हमारी टू डू की लिस्ट है, हम ये बना सकते हैं। और फाइनली हम एक लिस्ट आइटम का कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास टोटल इसमें कितने कंपोनेंट्स बन गए? 5। लेकिन अगर आप ऊपर से देखें बर्ड आई व्यू से, तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आप इसको 3 के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमने क्या कहा था कि हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है अपने यूआई को सिंप्लीफाई करना, उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। और जितना हम उसे छोटा कंपोनेंट बनाएँगे, उतना हमारे लिए उसको रीयूज़ करना, उसको मेंटेन करना और उसको टेस्ट करना आसान होगा। ये आप 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स कैसे आए हैं। अच्छा बच्चे, जब आप वीएस कोड ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है? आपने यहाँ से सिंपल आके ओपन पे क्लिक करना है, ये जो ओपन का हमारे पास लिंक है, और यहाँ से जाके आपने अपनी मर्ज़ी का फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है फ़ोल्डर एक वर्कशॉप का, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, हमने इसको ओपन कर लिया। अब आगे आते हैं।
अब आपने जब इसको ओपन कर लिया तो आपने ये 3 कमांड्स चलानी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपने नोड इंस्टॉल कर लिया और जब आपने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया है, ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद आपने ये 3 कमांड बारी-बारी चलानी है। तो पहली कमांड है हमारे पास npm create react app to do app। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा npx create react ऐप और आगे आता है आपकी ऐप का नाम। तो हम बना रहे हैं टू डू ऐप, तो मैंने यहाँ टू डू ऐप लिख दिया। अगर आप यहाँ बना रहे हैं फेसबुक, तो आप लिख देंगे फेसबुक ऐप, ठीक है। तो जो चीज़ आप बना रहे हैं आपने उसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टू डू ऐप और मैं एंटर दबाऊंगा तो ये तकरीबन रफली 2 मिनट लेता है, 1 से 2 मिनट लेता है। ये तमाम चीज़ें डाउनलोड कर रहा होता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप देखें, ये देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। उतनी देर हम आगे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमने काफ़ी कंपोनेंट तो कर लिया है और मैंने आपको बता दिया कंपोनेंट होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। अब आते हैं कि कंपोनेंट हम बनाते कैसे हैं एक जावास्क्रिप्ट में या रिएक्ट के अंदर। तो बच्चे कंपोनेंट बनाना मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इतना आसान है जैसे आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया है। बिल्कुल इतना आसान है। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया ना तो आपने आधी रिएक्ट सीख लिया है। मैं ज़रा मज़ाक नहीं कर रहा। कंपोनेंट बनाना इतना आसान है जैसे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है। जिसको उसको ज़रा देख लेते हैं। आपने लिखा इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं। पहले लाइन का मतलब क्या है, हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं अपनी इस फाइल के अंदर। उसके बाद आपने लिखा फंक्शन ऐप। अब याद रखें कि जो भी कंपोनेंट होता है ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये कंपोनेंट ऐप है और इसका कैपिटल लेटर ए है। यहाँ तो इससे पता लगा कि ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट की पहचान ही जो होती है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आपने लिखा फंक्शन ऐप, आगे हमने सिंपली वही कर्ली ब्रेसेस लगा दी और सिंपली अब देखिए मैंने यहाँ पे चीज रिटर्न किया है हेलो रिएक्ट। मैंने यहाँ से क्या रिटर्न किया, हेलो रिएक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो जावास्क्रिप्ट है लेकिन आपने रिटर्न तो एचटीएमएल किया है। तो रुकिए मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। वो हमने क्या अभी आगे अगली स्लाइड के अंदर आएगा। तो मैंने आपको जो चीज स्टार्ट में कही थी वो यही थी कि कंपोनेंट हमारे पास एक फंक्शन ही होता है। कंपोनेंट क्या होता है, सिंपली फंक्शन होता है। अब यहाँ पर आपके पास जो चीज रिटर्न हो रही है वो है JSX, ठीक है। ये भी आगे देखते हैं कि JSX क्या चीज है। ओके, अब आते हैं कंपोनेंट डिक्लेरेशन। तो ये है कंपोनेंट को कॉल किस तरह करते हैं। तो जब आपने जैसे फंक्शन कॉलिंग होती है वैसे कंपोनेंट कॉलिंग होती है। तो जब आपने इसको कॉल करना है तो आपने लिखना है ये ब्रैकेट्स के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट्स में आपने लिखना है ऐप और आगे डाल देनी है एक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। ये आपने कंपोनेंट को कॉल कर दिया, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, अभी हम इसको सारा करके देखेंगे। हमारे पास ये डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुकी है। ओके, अब आपने अगली लाइन जो एग्जीक्यूट करनी थी वो थी cd टू डू ऐप। तो मैं यहाँ तो जाता हूँ, लिखता हूँ cd टू डू ऐप। मैं इसके अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या थी, npm स्टार्ट। तो यहाँ पे आप लिखिए npm स्टार्ट, हमारा भी सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पे एक हमारे पास जो बेसिक टेम्पलेट है ना रिएक्ट का वो लोड हो चुका है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है एडिट सोर्स डॉट स्लैश ऐप डॉट जेएस एंड सेव एंड रीलोड। तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट है बेसिक रिएक्ट का। जब आप ये कमांड चलाते हैं ना npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो वो आपको एक बेसिक टेम्पलेट दे देती है रिएक्ट का, इनिशियलाइज करवा देती है। अब हम इस फोल्डर के अंदर आते हैं जरा। अब इस फोल्डर को थोड़ा सा डीबग करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। अच्छा बच्चे, पहला फोल्डर देखो तो पहला फोल्डर हमारे पास है नोड मॉड्यूल्स का। तो बच्चे ये जो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स हैं ये सारी अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज हैं जो हमारा प्रोजेक्ट यूज कर रहा है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास नोड यूज कर रहा है, CSS टूल, ये काफी चीजें हैं, बेबल है। तो आपने इसको कभी भी नहीं छेड़ना, हाँ ना इसको कभी हम छेड़ेंगे। अगला है पब्लिक फोल्डर। बच्चे पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी सारी स्टैटिक फाइल्स, इमेज फाइल, HTML फाइल वगैरह यहाँ पर आ जाती है। जो भी आपका जो डेटा होता है जो आपने लोकली जेसन के अंदर रखा होता है, जितना भी आपका स्टैटिक डेटा ना वो आता है पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सोर्स के अंदर। अब बच्चे जो सोर्स है ना इसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं। इसके अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल आती है, CSS फाइल्स आती हैं। इसके अंदर आपकी हर चीज जो है ना आपकी कंपोनेंट से रिलेटेड वो यहाँ पर आती है इस सोर्स फोल्डर के अंदर। तो अब आते हैं app.js के अंदर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप देखो तो इसने भी यही कहा कि app.js के अंदर जाएं और यहाँ पर कुछ चेंजेस करें। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ से इसको ना मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चलूँ, ठीक है। हम इसको बिल्कुल मैंने डिलीट कर दिया। मैं यहाँ से आता हूँ, अब ये सारा कुछ चला गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमने कंपोनेंट डिजाइन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट किस तरह डिजाइन करते हैं, दोबारा आपको मैं दिखा देता हूँ एक दफा। इसको हम बारी बारी लेकर चलेंगे। तो पहली लाइन क्या है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो मैं ये लिख लेता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो ये रिएक्ट मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। इसका मतलब है कि हम अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद जो अगली चीज है वो क्या होती है, यहाँ पे लिखते हैं हम फंक्शन।
आगे आता है हमारे कंपोनेंट का नाम, तो इसका नाम देखें ऐप था तो मैंने लिख दिया ऐप। आगे आएंगे ब्रैकेट्स और फिर आ जाएंगी कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज आती है, रिटर्न स्टेटमेंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, और इसके अंदर से मैंने रिटर्न किया हेलो रिएक्ट। इसको मैं डिव में ले जाता हूँ ताकि हमारे पास चीजें मॉड्यूलर रहे। अच्छा, और एट द एंड हमारे पास जो लास्ट लाइन थी वो क्या थी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अच्छा बच्चे, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि ये हम इसको बाकी फाइल्स के लिए एक्सेसिबल करा रहे हैं। आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़े होंगे एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इस तरह की चीजें। तो अगर आप ये लाइन नहीं ना लिखते एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और अपने फंक्शन का नाम, अपने कंपोनेंट का नाम, तो ये हमारे पास प्राइवेट होगा। लेकिन हमने इसको प्राइवेट नहीं बनाना, हम चाहते हैं कि ये बाकी फाइल्स के अंदर एक्सेसिबल हो। तो हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा आ गया हेलो रिएक्ट। इसको मैं कर लेता हूँ H1 के अंदर, तो आप देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा H1। ठीक है, अब ये हमारे पास एक हेडिंग बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही है। हमने आप बहुत आपको मुबारक हो, आपने अपना पहला कंपोनेंट डिजाइन कर लिया है। ये इतना आसान है कंपोनेंट बनाना। ठीक है, मैं आपको भी एक और कंपोनेंट बना के दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें दोबारा क्लियर हो जाए। तो मैं आता हूँ इसी फाइल के अंदर, ये मेरा सोर्स फोल्डर है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है प्लस आइकन के ऊपर, और एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ बकी डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ मैंने इसको एंटर प्रेस किया। याद रखें कि आपका जो कंपोनेंट है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, जैसे ये बी कैपिटल है। अच्छा, तो पहली लाइन आपको, अगर आपको याद है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वरना मैं दोबारा लिख देता हूँ। आपने लिखना है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। आपने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपने अपना लिखना है फंक्शन का नाम, फंक्शन, आगे आएगा बकी, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर आती है रिटर्न स्टेटमेंट, जो मैंने यहाँ से चीज रिटर्न करनी है। मैंने यहाँ से रिटर्न, अभी मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा, और यहाँ पर आके मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और बकी, जो मेरे कंपोनेंट का नाम है। अब आप लोगों ने अपना दूसरा कंपोनेंट डिजाइन कर लिया। मैं यहाँ से कुछ रिटर्न करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे H3 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया हेलो फ्रॉम बकी। यहाँ से अब बच्चे, हमने इसको डिक्लेयर कर दिया लेकिन हमने इसे कॉल नहीं किया, तो दोबारा आते हैं। इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको अपने किसी भी दूसरे कंपोनेंट के अंदर ऐसे लिखना पड़ेगा एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ से इधर, यहाँ पर मैं आके इसको मैं यहाँ से H1 को निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको डिव में ले जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आके मैं लिख लेता हूँ बकी। मैंने अब अपने कंपोनेंट को कॉल करना है। ठीक है, और ये मैंने बकी को कॉल कर दिया। ठीक है, हमारे पास नीचे हेलो फ्रॉम बकी भी आ चुका है। इसको मैं मल्टीपल दफा कर लेता हूँ। ठीक है, कमांड सी, कमांड वी, कमांड वी। अब इसको मैंने 3 दफा कॉल कर लिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 दफा लिखा हुआ आ रहा है हेलो फ्रॉम बकी। यहाँ पे हमारे पास, आप इसको, अब ये हमारे पास बेसिक मकसद ये था कि हम अपने कंपोनेंट को जितना उसको हम मॉड्यूलर बनाएंगे उसको उतना हमें रीयूज करना आसान होगा। ठीक है, आप इसको अपने कंपोनेंट में कहीं भी जाके कॉल करोगे, लिखा हुआ आ जाएगा हेलो फ्रॉम बकी। अभी तो ये बहुत अब्सर्ड चीज है, तो अभी हम इसको देखेंगे हम इसको किस तरीके से और लॉजिकल बना सकते हैं। अब आते हैं कि आप लोग से मैंने पूछा था कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमने यहाँ से HTML रिटर्न किया है। तो बच्चे वैसे इसको हम HTML नहीं कहते, इसको हम रिएक्ट की जबान में JSX कहते हैं। ये जो चीज सामने नजर आ रही है ना आपको रिटर्न के अंदर, डिव हेलो रिएक्ट, ये बच्चे हमारे पास JSX है, जावास्क्रिप्ट XML। अच्छा, तो हमारे पास JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। XML हमारे पास पेरेंट ब्रांच है HTML की, पहले XML आती है फिर HTML आती है। उसके बाद हम JSX को यूज करते हुए अपने कंपोनेंट्स के अंदर HTML लिख सकते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने वहां पर कोई एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है, द सम ऑफ 2 and 5 इज 2 + 5। अगर आपने ये चीज लिखनी है तो वो आपने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखनी है। अगर आपने कोई भी कोडिंग का काम करना है ना अपनी ये HTML के अंदर, तो आपने वो कर्ली ब्रैकेट्स में करना है। वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ही मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ द सम ऑफ 2 and 7 इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ ना यहाँ पे 2 + 7, अब आप देखिएगा यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा आ जाएगा 2 + 7। देख रहे हैं आप, द सम ऑफ 2 and 7 इज 2 + 7। अगर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप इसको रैप कर दें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर।
इसको मैंने रैप कर दिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब देखें द सम ऑफ 2 एंड 7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई? तो हमारे पास एक्सएमएल में कुछ चीजें हैं डिफरेंट। अगर आपने यहाँ पर जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा हो HTML सीसा अगर आपको आती है, तो हमने हमारे पास क्लास यहाँ पर होता है यूज क्लास का कीवर्ड, ठीक है, लेकिन JSX में होता है क्लास नेम, क्योंकि क्लास हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है जावास्क्रिप्ट के लिए। हम यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू यूज नहीं कर सकते। क्लास इज इक्वल टू अगर आपने से कोई क्लास देनी है इस एलिमेंट को, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्लास नेम इज इक्वल टू कोई भी क्लास ABC। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे पास रिटर्न के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से एक और चीज रिटर्न करूंगा तो मुझे एरर आएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिफ, यहाँ आ जाएगा एरर। ठीक है, ये देखिए ना यहाँ पे एरर आ रहा है, आपको उसने भी कह दिया है कि आप मल्टीपल चाइल्ड रिटर्न नहीं कर सकते। तो JSX में आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो अगर आपने मल्टीपल रिटर्न करने भी है तो आप उनको डिफ के अंदर रैप कर दें। अब मैंने इसको डिफ के अंदर रैप कर दिया। मैं यहाँ तक एज 3 एक और निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ एज 2 कर लेते हैं यहाँ से रिटर्न। ठीक है, दिस इज एज 2। ठीक है, अब आपने सिर्फ असूल ये है कि रिटर्न के अंदर सिर्फ एक चीज रिटर्न हो रही हो, मतलब कंपोनेंट एक हो, इसका कोई सिबलिंग ना हो। यहाँ पर मैं कुछ और नहीं रिटर्न कर सकता। ठीक है, इसके साथ अब हम आते हैं जरा दोबारा स्लाइड्स की तरफ। तो मैंने आपको कंपोनेंट बता दिया, मैंने आपको JSX बता दी, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी आप साथ बने रहिए, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आते हैं प्रोप्स के ऊपर। प्रोप्स क्या होती हैं? प्रोप्स एक्चुअली हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि अगर आपने डेटा ट्रांसफर करना ना फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, तो हम प्रोप्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैं आसान भाषा में बताऊं तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे आपके पास फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं ना, तो प्रोप्स भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी है। ये मेरे पास एक कार कंपोनेंट है, मैंने अगर लिख दिया ब्रांड इज इक्वल टू फोर्ड, तो ये मेरे पास जो ब्रांड है ये प्रोप है। इसको देख लेते हैं, अभी आपने घबराना नहीं है। तो बच्चे जब आपने प्रॉप्स यूज करनी है ना अपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर, तो आपने अपने कंपोनेंट के आर्गुमेंट में यहाँ लिखना प्रॉप। ठीक है, प्रॉप्स लिख देना आपने। ठीक है, जब भी आपने अपने कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को एक्सेस करना है, तो आपने इसको अपने आर्गुमेंट में लाजमी भेजना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, मैं इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको भी हाइड करूँ ताकि आपको चीजें साथ साथ नजर आए। और लेट्स से कि मैं यहाँ पर ना, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो चीज है ना, ये हार्ड कोड ना हो। यहाँ पर ये हार्ड कोड है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास रन टाइम पे आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ app.js के अंदर। अब जब आपने कोई प्रोप पास करने, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है प्रोप का नाम। तो मेरी प्रोप का नाम है num1, तो मैं लिखूंगा num1 इज इक्वल टू, आगे आएगी मेरी num1 की वैल्यू, तो वो मैंने लिख दी 3। और यहाँ मैंने लिखा num2, और मैंने उसकी वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको मैंने किस तरह लिखा है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा num1, ये मेरी प्रोप का नाम है, इज इक्वल टू, आगे उसकी वैल्यू है। num2 ये मेरी प्रोप का नाम है, और आगे इक्वल के बाद उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। कमांड V और कंट्रोल V। आज यहाँ पर मैं आगे से कर लेता हूँ 4, इसे मैं कर लेता हूँ 2, और यहाँ मैं कर लेता हूँ 9। ठीक है, अब आके ना, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये चीज हार्ड कोडेड है। अब मैं चाहता हूँ बच्चे ये हार्ड कोडेड ना हो, ये यहाँ पर हमारे पास यूजर से इनपुट लेके आ रहा हो, जो मैंने यहाँ चीजें पास की है ना उनका सम आए। जैसे मैंने यहाँ पे num1 num2 ये चीजें मैंने पास की है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द सम ऑफ, अब मैंने यहाँ पे कोई कोड लिखना है, तो मैं आ गया ब्रैकेट्स के अंदर, मैंने लिखा प्रोप्स डॉट num1 एंड, अब मैं दोबारा ब्रैकेट्स में आ गया, प्रोप्स डॉट num2 इज इक्वल टू, यही चीज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। कमांड C और कमांड V। अब देखें हमारे पास सारी की सारी इनपुट चेंज हो गई हैं। पहला हमारा क्या था, अगर आप यहाँ पर आके देखो, तो 3 और 5 था, तो 3 और 5 का सम क्या हो गया, 8 हो गया। अगला क्या था, 3 और 4, 3 और 4 का सम क्या हो गया, 7 हो गया। अगला क्या था, 2 और 9, 2 और 9 का सम हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। अगर आपने एक और चीज, आप चाहते हो कि नहीं मैंने एक और कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे पास जो बेसिक चीज थी कंपोनेंट बनाने की, वो यही थी ना कि हम इनको रीयूज कर सके। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा बकी। ठीक है, आगे मैंने लिख दिया num1 इज इक्वल टू, अब मैं इसको दे देता हूं लेट्स से 2, और num2 दे देता हूं मैं इसे 6। ठीक है, अब हमारे पास इसको भी मैंने कॉल कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं,
द सम ऑफ 2 एंड 6 इज इक्वल टू 8। बच्चे अब आप जो चीज समझने वाले हैं वो ये है कि जो चीज आप यहाँ पे लिख रहे हो आपने उसको वहां पर उसी नाम से एक्सेस करना है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे num1 लिख रहा हूँ तो मैं वहां पर भी num1 ही लिखूंगा, props डॉट num1। अगर मैं इसको यहाँ पे num2 लिख रहा हूँ तो मैं वहां पर भी num2 ही लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा था ABC XYZ तो वहां पर भी आता ABC और XYZ। आई होप आपको ये प्रोप्स क्लियर होगी। सिर्फ हमारे पास इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट रह जाएगा, वो है स्टेट का। उसके बाद आपको रिएक्ट तकरीबन आ जाएगी, तकरीबन आपको सारी रिएक्ट आ जाएगी। अब आते हैं स्टेट के ऊपर। ये हमारे पास जो लास्ट चीज है जो हमने इसकी कवर करनी है थ्योरी के पर्सपेक्टिव से। अब हमारे पास जो स्टेट है ना वो एक वेरिएबल की तरह का होता है, लेकिन उसमें सिर्फ फर्क ये है कि जब आप उसमें के अंदर कोई चेंज लेके आते हैं ना तो उसका चेंज हर जगह पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। स्टेट इज अ वेरिएबल, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जब आप किसी स्टेट को चेंज करते हो तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हर जगह पर होता है जहां पर वो कॉल हुई हो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि रिएक्ट बनाई है फेसबुक वालों ने, ठीक है। तो जब आप फेसबुक के अंदर आपके पास मल्टीपल टैब ओपन हुए होते हैं, ठीक है, एक के ऊपर आपने कोई ग्रुप ओपन किया हुआ है, एक पे आपने अपनी न्यूज फीड ओपन की हुई है, ठीक है। आपको कहीं मैसेज आता है, ठीक है। आपको जब मैसेज आता है किसी टैब में तो सिर्फ उसी टैब में शो होता है या सारे टैब्स के अंदर शो हो रहा होता है, ठीक है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपको मैसेज हर टैब के अंदर शो होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो उन्होंने स्टेट यूज की हुई है, ठीक है। जब आप स्टेट को चेंज करते हो तो चेंज उसका हर जगह पे जहां जहां पर वो कॉल होती है वहां पे रिफ्लेक्ट हुआ होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्ट के अंदर वर्चुअल डोम की। तो यही कॉन्सेप्ट सबसे जो बेस है ना रिएक्ट की, वो यही है वर्चुअल डोम। उसके जरिए वो स्टेट को मैनेज कर रहा होता है कि जैसे स्टेट अपडेट हुई उसने वहां पर उस जगह को अपडेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली चीज है वो ये है कि कभी भी आपने स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करना, उसका हमेशा सेटर यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर गेटर और सेटर बनाए होंगे या जावा वगैरह में, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका भी सेम केस है। आपने हमेशा इसका गेटर यूज करना है, स्टेट को आपने चेंज करने के लिए गेटर यूज करना है। अब आखिरी चीज है कि आपने स्टेट यूज कैसे करनी है। तो इसके लिए एक आसान सी हुक है, हमारे पास एक फंक्शन है, इसे हम कहते हैं यूज स्टेट। तो यूज स्टेट जब आप यूज करेंगे आपके पास स्टेट आ जाएगी अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, अभी हम कोडिंग की तरफ आएंगे, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे अभी हम आज इसके ना दो कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं ये दो कंपोनेंट साथ पूरे करवा दूं, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं हम अपने काउंटर वाले कंपोनेंट से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ना स्टेट क्लियर हो जाएगी कि स्टेट क्या चीज है। तो आते हैं यहाँ से, मैं आता हूँ कोड के अंदर वापस, और मैं यहाँ पे आके मैं अपनी ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ, और मैं यहाँ से ये लाइन निकाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक सिंपली इस वक्त मैं कुछ भी यहाँ से रिटर्न नहीं करवा, यहाँ से मैं हेलो वर्ल्ड रिटर्न करवा देता हूँ। बल्कि यहाँ से आते हैं इधर, यहाँ मैं बनाने लगा अपना एक न्यू कंपोनेंट काउंटर डॉट जेएस, ठीक है। मेरी फाइल का नाम, मेरे कंपोनेंट का नाम क्या है, काउंटर, ठीक है। अब मैं हमने वही यहाँ पर काम करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट रिएक्ट। अभी तक आपको ये लाइन याद हो चुकी हो, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, आगे फंक्शन और आपके कंपोनेंट का नाम। तो मेरे कंपोनेंट का नाम है काउंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आएंगे इधर और रिटर्न, ठीक हो गया। और आखिरी पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर, ठीक हो गया। चीजें क्लियर हो गई, हमने सिर्फ सिंपल एक टेम्पलेट लिख दिया है। और अब मैं यहां से रिटर्न करता हूं डिव एक मिनट, ये ब्रैकेट लगानी है यहाँ पे, दिस इज काउंटर कंपोनेंट, ठीक है। देखो जरा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक हो गया। हमने अपना कंपोनेंट डिजाइन कर लिया, अब हम आते हैं इसको देख लेते हैं ब्राउजर के अंदर। अब मैंने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है, अब मैंने इसको कॉल भी करना है, ठीक है। तो इसको मैं कॉल कैसे करूंगा, ऐप डॉट जेएस में जाऊंगा और यहाँ मैं लिखूंगा अपना काउंटर, ओके। इसको हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर आ गया इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम काउंटर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है दिस इज अ काउंटर कंपोनेंट, ठीक हो गया। अब हमने अपने वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास काउंटर के अंदर हमारे पास एक कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट, आगे दो बटन बने हुए हैं और नीचे एक प्रोग्रेस बार है, हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक हो गया। अब हम इनको यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। मैं आया अपने कंपोनेंट के अंदर, मैं यहाँ से इसको बंद कर रहा हूँ बार को,
और मैंने यहाँ से लिखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, और यहाँ मैंने लिख दिया टुडे आई विल ड्रिंक 5 ग्लास ऑफ वाटर। आज मैं 5 गिलास पानी पीऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे देखो तो हमारे पास 2 बटन बने हुए हैं, तो मैं वो बटन भी बना लेता हूँ, ठीक है। बटन यहाँ पर होगा हमारे पास थम्स अप, ठीक है, थम्स अप आ जाएगा इधर, और इसी को मैं यहाँ से कर रहा हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास थम्स डाउन। ठीक हो गया बच्चे। अब मैंने यहाँ पर अपने 2 बटन डिजाइन कर लिए। अभी आपको ये काफी अगली लग रहा होगा, तो अभी हम उसको भी प्यारा बनाएंगे, उसके लिए भी आपने घबराना नहीं है। उसके बाद अगर आप आगे देखो तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार है, अभी इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, हम इसकी डिजाइनिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो वो आपको लोकली इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर आए, सिंपली गूगल के ऊपर लिखना है आपने बूटस्ट्रैप CDN, बूटस्ट्रैप फॉर CDN, ठीक है। या आप लिख के एंटर करें, 4 डाल लीजिएगा आगे, हम बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप आएंगे, उसके बाद आप लोगों ने आना है, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको कॉपी कर लेना है। ये हमारे पास इसकी CSS फाइल है। बच्चे, बूटस्ट्रैप हमारे पास एक CSS फ्रेमवर्क है, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर विदाउट राइटिंग CSS को स्टाइलिंग कर सकें, ठीक है। हम अपने प्रोजेक्ट को प्यारा खूबसूरत बना सकें। तो आप लोगों ने यहाँ से आना है index.js के अंदर, तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से पब्लिक फोल्डर में जाएँ, और ये मेरा index.html है। यहाँ पर आपने हेड में जाके ना, ये मेरा हेड टैग है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो मैंने कॉपी किया था मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो नीचे वाली फाइल है, ये आपने बॉडी से पहले पहले पेस्ट कर देनी है। ये हमारे पास इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। तो ये आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, इसके अंदर कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, वापस आते हैं। अब हम लोगों ने, अब जरा थोड़ा ना आप थोड़ी लॉजिक को समझिएगा। हमारे पास जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे पास जो काउंटर है ना, इसके अंदर हमारे पास 2 बटन बने हुए हैं, ठीक है। और 2 ये जो थम्स अप का बटन है, ये हमारे पास जो हमने जो जितना पानी पी लिया है उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा, और जो थम्स डाउन का है वो उसमें डिक्रीमेंट करेगा। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि आपसे गलती से 2 दफ़ा क्लिक हो चुका हो, ठीक है। तो हमने आपको सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए, आपको चीज़ें समझ आ जाए, तो हमने यहाँ पे 2 बटन यूज़ किए हैं। यहाँ से आते हैं, आप इसके अंदर आप जब भी बच्चे हमारे पास ऐसी कोई चीज़ हो ना, तो हमारे पास जिसके अंदर हमने कोई किसी काउंट का या कोई वेरिएबल का हमने हिसाब रखना हो, तो हम उसमें स्टेट यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने काउंटर का हमने ट्रैक रखना है, काउंट हमारा इस वक़्त काउंट क्या है, तो यहाँ पर हमने स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक हुक है यूज़ स्टेट की, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको दोबारा रिकैप कर लेता हूँ, आपको चीज़ें घबराना नहीं है आप लोगों ने। मैंने सबसे पहले तो लिखा इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना कंपोनेंट डिज़ाइन किया काउंटर के नाम से, और रिटर्न कर दिया एक डिव। डिव में लिखा हुआ है टुडे आई विल ड्रिंक 5 ग्लास ऑफ वाटर। मैं यहाँ से ये पी भी हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास इनलाइन हो जाए चीज़ें। ठीक हो गया। तो टुडे आई विल ड्रिंक 5 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है ना, अभी हम देखेंगे कि हम इसे वैसे ही जैसे हमने बाकी में नहीं किया था, हमने इसको चेंज किया था, हम यहाँ पर भी वही करके देखेंगे। और ये मेरे पास 2 बटन बने हुए हैं, एक थम्स अप का और एक थम्स डाउन का। अब हम पहले ना थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं यहाँ से पैराग्राफ को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और इसको मैं ले गया यहाँ पे एंड पे, ठीक है। अब ये मेरे पास पैराग्राफ के अंदर आ चुके हैं। तो पहले ना बटन को प्यारा कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे यूज़ करना है क्लास नेम। अच्छे बच्चे, अब ये जो CSS में लिख रहा हूँ ना आगे, तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की डिफाइंड क्लासेज़ हैं, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। जब आपको बूटस्ट्रैप आ जाएगी, जो हमने अपने कोर्स में यूज़ करनी है, तो आपका हाथ सेट हो चुका होगा। BTN, BTN डैश डिफ़ॉल्ट, हमारे पास बूटस्ट्रैप एक्टिव है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ करना है प्राइमरी। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास ये प्राइमरी का मतलब है, इसे ब्लू कलर दे दो, ठीक है। और यहाँ से आता हूँ मैं नीचे, और ये हो जाएगा मेरे पास डेंजर, ठीक है। डेंजर का मतलब है ये हमारे पास रेड कलर में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन दिखा दूँ, और इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉप्स के अंदर।
क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम इसके अंदर कोई चीज़ हार्ड कोड नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमें यूज़र पास करे कि उसने कितने गिलास पानी पीने आज के दिन, ठीक है? उसने आज के दिन 4 गिलास पानी पीना है, 5 गिलास, 6, 8 कितने गिलास उसने पानी पीना है। तो मैं यहाँ से प्रोप्स लिख रहा हूँ, ठीक है? और इधर मैं करूँगा props डॉट काउंट, ठीक है? मैं यहाँ से इधर आता हूँ, मैंने यहाँ से पास किया काउंट इज़ इक्वल टू 5। अब मेरी प्रोप का नाम क्या है बच्चे? 5। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या? टुडे आई विल ड्रिंक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर props डॉट काउंट, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है टुडे आई विल ड्रिंक, ये किस में चेंज हो गया? 5 के अंदर। ये चीज़ किस में चेंज हो चुकी है? देखिए props डॉट काउंट 5। अगर मैं यहाँ पे करता 8 तो यहाँ पर क्या आ जाता हमारे पास? 8 ग्लास, ठीक है? तो ये अब हम रन टाइम के ऊपर चेंज कर रहे हैं ये चीज़। हमने इसको हार्ड कोड नहीं किया। यूज़र जितनी चाहता है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले इसको। तो मैं इसको 5 दोबारा लेके आ रहा हूँ, ठीक है? अब आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास एक प्रोग्रेस बार है। ये हमारे पास क्या है? प्रोग्रेस बार, ठीक है? इसको डिज़ाइन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करना है div, ठीक है? इसको मैं क्लास नेम दूँगा प्रोग्रेस का, ठीक है? उसके अंदर एक और div डिज़ाइन करेंगे हम, ठीक है? और इसको मैं क्लास नेम दूँगा प्रोग्रेस बार का, ठीक है? और यहाँ पर बच्चे आती है हमारे पास विड्थ आती है, ठीक है? इसकी विड्थ कितनी है? अब आते हैं इस स्टेट के अंदर। तो मैंने आपसे कहा था कि हम जब थम्स अप पे क्लिक करें तो हमारा 1 गिलास बढ़ जाए और जब थम्स डाउन पे क्लिक करें तो 1 गिलास कम हो जाए, ठीक है? अब इसको ज़रा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जहाँ पर भी बच्चे आप लोगों ने किसी वेरिएबल का ट्रैक रखना है तो आपने वहाँ पर स्टेट यूज़ करनी है, ठीक है? आप लोगों ने वहाँ पर स्टेट यूज़ करनी है। तो स्टेट आप लोग किस तरह अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है, मेरे साथ देखें। यहाँ पर आपने लिखना है कॉन्स्ट, आगे आएगा आपकी स्टेट का नाम। मेरी स्टेट का नाम क्या है? काउंट, कॉमा, आगे आएगा सेट, स्टेट का नाम ही, मेरी स्टेट का नाम था काउंट, तो मैंने लिख दिया सेट काउंट। अगर आपका होता है यहाँ पे टेक्स्ट तो आप लिखते सेट टेक्स्ट, ठीक है? आप ये स्टेट का नाम होता फॉर एग्जांपल लॉगिन, तो यहाँ पे लिखते लॉगिन, सेट लॉगिन, ठीक है? इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे लिखना है यूज स्टेट, यहाँ पे आपने लिखना है यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर आपके पास जाती है इनिशियल वैल्यू, कि आपने अपनी स्टेट को किस वैल्यू से इनिशियलाइज करवाना है। तो मैं ना यहाँ पर सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ, 1 मिनट, यहाँ मैं लिखता हूँ पी, आपको चीजें समझाने के लिए, ठीक है? ये हम बाद में निकाल देंगे। आई हैव ड्रिंक्ड या ड्रिंक काउंट, अब ये मेरे पास स्टेट है तो मैंने इसको जैसे मैं वेरिएबल के अंदर आया मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दी। आई हैव ड्रिंक डैश ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? अब मैं इसको शुरू करता हूँ 0 से, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो आ गया आई हैव ड्रिंक 0 ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं इसको इनिशियलाइज करवाता फॉर एग्जांपल 3 से, तो यहाँ पर आता आई हैव ड्रिंक 3 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है बच्चे? अब इसको दोबारा समझ ले एक दफा। आप लोगों ने लिखना है कॉन्स्ट, आगे लगानी है ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसमें आता है स्टेट का नाम, जैसे यहाँ पर काउंट था, उसके बाद आगे आता है सेट और आपके स्टेट का नाम भी, जैसे काउंट है तो सेट काउंट, इनपुट सेट इनपुट, लॉगिन सेट लॉगिन, ठीक है? ऑथराइज सेट ऑथराइज, उसी इज इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट हमारे पास फंक्शन है जो स्टेट को हमें हमें स्टेट ला के देता है। ये यूज स्टेट हमारे पास स्टेट को इनिशियलाइज करवाता है, किससे? जो आप इसको पास करते हो। इसको अगर मैं देता 4 तो ये इसको इनिशियलाइज करवाता 4 के साथ, ठीक है? यहाँ पे आके देखिए हमारे पास आ गया आई हैव ड्रिंक 4 ग्लास ऑफ वाटर। अभी बच्चे ये आपको थोड़ा सा काफी अगली लग रहा है तो पहले इसको ना थोड़ा सा बना लेते हैं विजिबली, हमें जरा देखने में आसान रहे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर, ठीक है? हमारे पास चीजें ना थोड़ी सी विजिबल हो जाए। ओके ग्रेट। अब मैं यहाँ से इस लाइन को जरा कमेंट कर लेता हूँ, या इसको रहने देते हैं, आपके लिए आपको चीजें नजर आती रहे। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने इस बटन्स के ऊपर। तो बच्चे मैंने आपसे कहा था कि जब मेरे पास क्लिक हो थम्स अप बटन पे तो हमारे पास ये जो वेरिएबल है काउंट, इसकी वैल्यू में एक इजाफा हो जाए, और जब मेरे पास इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो इसकी वैल्यू में एक कमी हो जाए। तो ये करना कितना आसान है? इतना ही आसान है जैसे मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो मैं पहले 2 फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम रख रहा हूँ इंक्रीमेंट,
इंक्रीमेंट, ठीक हो गया। और इसी तरह मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ मैं डिक्रीमेंट, ठीक है बच्चे। तो मैंने यहाँ से दो फंक्शन बना लिए, एक का नाम रखा मैंने इंक्रीमेंट और एक का नाम रखा डिक्रीमेंट, ठीक है। तो जब इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो तो मैं चाह रहा था कि काउंट की वैल्यू में क्या हो, एक इजाफा हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो क्या ये हरकत मैंने ठीक की है? बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया, क्योंकि बच्चे मैंने आपको ये चीज स्टार्ट के अंदर बताई थी कि हम लोगों ने कभी भी स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करना। तो ये काउंट मेरी स्टेट है, हमेशा हमने इसका सेटर यूज करना है, हमने हमेशा इसका सेटर यूज करना है। तो इसका सेटर क्या है? सेट काउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट काउंट, और इसके अंदर मैं अपनी नई वैल्यू पास करूंगा जो कि इस स्टेट को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काउंट प्लस 1, काउंट प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि काउंट की वैल्यू में एक इजाफा करके पास करो। अब काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, काउंट की वैल्यू चेंज अब नहीं हो रही, सिर्फ ये कॉल हो रहा है, इसको मैं नई वैल्यू पास कर रहा हूँ और वो इस स्टेट को चेंज कर देगा। इसी तरीके से मैं यहाँ से आता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नीचे। अब क्या होगा, काउंट की वैल्यू में एक कमी हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हम जरा इसको आगे देखते हैं। अब मैंने दो फंक्शन तो बना दिए हैं, इनको मैंने कहीं पे कॉल नहीं किया। तो कॉल करने के लिए आपने इधर ही आना है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक के ऊपर क्या हो, मेरा ये फंक्शन चल जाए। कौन सा फंक्शन? इंक्रीमेंट का, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको कॉपी करें, ठीक है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। यहाँ पर हमने चलाना है डिक्रीमेंट का, ठीक है। तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू आगे आता है फंक्शन। आप लोगों ने इसके क्लिक, इस बटन के क्लिक होने पर क्या काम करना है? तो मैंने इस बटन के क्लिक होने पे ये वाला फंक्शन रन कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला, जब यूजर क्लिक करे थम्स डाउन के ऊपर, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये वाला फंक्शन कॉल करना है। तो मैंने लिख दिया ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिक्रीमेंट, तो आगे फंक्शन का नाम लिख दिया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो, ठीक है। इसको एक दफा चला के देख लेते हैं। यहाँ पर वाटर इमोजी आना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास, आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो रही है वैल्यू, यहाँ पर देखते रहिए, ये देखिए, ठीक है। लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। हम चाहते क्या थे कि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है उससे ऊपर ना जाए, और जीरो से गिलास हम पानी पी सकते हैं, ये तो जीरो से कम भी जा रहा है। अब हमने यहाँ पे अपनी वैलिडेशन लगानी है, तो वो कितना आसान है, इतना ही आसान है। आप यहाँ पे सिंपल इफ लगाओगे, इफ प्रोप्स, if count is less than props dot count, ठीक है। अगर काउंट की वैल्यू props dot count से कम है तो हमने उसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करवा देना है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ जीरो से दोबारा, ठीक है, ताकि हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करें, ठीक है। ठीक है, 5 से ऊपर हमारे वैल्यू नहीं जा रही, तो मैं प्लस पे क्लिक करे जा रहा हूँ, वैल्यू 5 से ऊपर नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ही फेल हो रही है। हमारी कंडीशन क्या क्या है, जो काउंट की वैल्यू है, अगर वो हमारे पास जो लिमिट है जो मैंने यहाँ से पास की थी, ये देख रहे हैं मैंने यहाँ से 5 पास किया हुआ है, अगर वो उससे छोटी है तो तब इंक्रीमेंट करवाओ। अब आते हैं, अब देखिए अगर नेगेटिव अभी जा रहा होगा, ठीक है, अब हम उसको कैटर करते हैं। यहाँ पे आएगा इफ काउंट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब उसके अंदर डिक्रीमेंट करो, वरना डिक्रीमेंट ना करो। अब देखें मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप यूजर को कोई अलर्ट शो करवाएं तो आप यहाँ पे लिखें एल्स अलर्ट मैक्स ग्लास रीच्ड, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आके एल्स लिखें, एल्स अलर्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से मैं करता हूं इंक्रीमेंट, आ गया मैक्स क्लास रीच्ड। मैं करता हूं डिक्रीमेंट, आ गया कैन नॉट बी नेगेटिव। चीजें क्लियर हो रही हैं बच्चे आपको? ओके, अब आते हैं हम, जो हमारी प्रोग्रेस बार है सिर्फ वो रह चुकी है, अब हमने वो करनी है। तो प्रोग्रेस बार को हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो हम जब यहाँ पर आएंगे तो हमने यहाँ पे सिंपली लिखना है विड्थ, यहाँ यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू
अब हमने यहाँ पर इस तरह स्टाइल को भेजना होता है, यहाँ पे आप देखेंगे विड्थ कोलन काउंट मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस परसेंटेज। ये देखिए हमारे पास प्रोग्रेस बार चल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमेनिंग ग्लास, और आगे मैं लिखता हूँ, या मैंने यहाँ पे कोई कोड एग्जीक्यूट करना लिखूंगा, यहाँ पे प्रोप्स डॉट काउंट माइनस काउंट, ठीक है। तो जो मेरे पास लिमिट है उसमें से मेरी करंट वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। इसको दोबारा चला लेते हैं, ठीक है। रिमेनिंग ग्लास 3 2 1 0, ठीक है। अब चीजें क्लियर हो रही हैं। तो आप लोगों ने अपना जो अपने प्रोजेक्ट का पहला कंपोनेंट आप लोगों ने डिजाइन कर लिया है। तो यहाँ से आके ना अब मैं ये बनाने लगा हूँ, अपना हेडर बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो दोबारा आते हैं अब इस जगह पे, अपने आपने ये एक्सप्लोरर ओपन कर ले, इधर आके इस आइकन पे क्लिक करें, प्लस के आइकन पे, और यहाँ पे लिखे navbar.js, एंटर प्रेस करें, लिखे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इंपोर्ट करने के बाद लिखे फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, navbar, जो मैंने अपनी फाइल का नाम दिया है navbar, और आगे आ जाएगा हमारे पास रिटर्न, रिटर्न के अंदर ये, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ से रिटर्न करना है अपनी नैव बार। तो आप नैव बार देखो तो हमारे पास टू डू ऐप लिखा हुआ है, इसका कलर जो है वो ब्लैक है, तो वो भी हम बूटस्ट्रैप से डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं जो आप लोगों ने यूज करने हैं, तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ div, मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे क्लास नेम दे दी नैव बार, नैव बार डार्क, और बीजी बैकग्राउंड, बीजी फॉर बैकग्राउंड डार्क, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे बनाना है एक एंकर टैग, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने लिखना है क्लास नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आता है आपका ब्रांड, आपकी वेबसाइट का नाम, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नैव, ये क्लास नेम है इसका नैव बार ब्रांड, नैव बार डैश ब्रांड, और आगे मैं लिख रहा हूँ href इज इक्वल टू ये, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ टू डू ऐप, टू डू ऐप। अब बच्चे मैंने अपना कंपोनेंट जो है उसको मैंने डिक्लेयर किया, अभी से मैंने कॉल नहीं किया, अब इसको मैंने कॉल करना है। तो अब इसको हम इधर आते हैं app.js के अंदर, और मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ कॉल। एक्चुअली हम इसको यहाँ से आते हैं, इसको निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ, क्योंकि कंटेनर से बाहर होनी चाहिए हमारी नैव बार, नैव बार, ठीक हो गया। और यहाँ से मैंने इसको कॉल कर दिया, ओके। तो ये देखिए हमारे पास इनिशियलाइज हो चुकी है, वहाँ पे मैंने इक्वल डाल दिया था गलती से। अब आते हैं इधर, अब इसको मैं ले लेता हूँ कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा div, ठीक है। और इसको मैं दे रहा हूँ क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, क्योंकि हमारी जो नैव बार है उसकी पूरी विड्थ होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास कंटेनर के अंदर आ चुकी है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हों। कोई आपकी क्यूरी है तो प्लीज पूछिए, यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई हैं। हमारा जो सेशन था वो आज यहाँ तक ही था, ठीक है। इस ये अब जिसके बाकी कंपोनेंट्स हैं वो हम अगली क्लास में कर रहे होंगे, जो हमारे पास जो टू डू का रह गया, ठीक है। अब मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हो, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी एफर्ट पुट की थी, ये हमारी हफ्तों की मेहनत है, ठीक है। तो अगर आपको 100% भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी पहली दफ़ा में आइंस्टाइन नहीं बन जाता, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा डे 1 का एंड है।